नमस्कार। प्रारब्ध पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए स्क्रीन के दूसरे हिस्से में अपने नियमित गेस्ट बाबा रामदास जी का स्वागत कर लेते हैं, खोजी पहलवान जी का स्वागत कर लेते हैं। बाबा जी नमस्कार। जय हो, भक्तों की जय हो। जय श्री राम। हर हर जी महादेव। जी बाबा जी, वैसे तो हम लगातार अलग अलग विषयों पर बात करते हैं और जो भी समाज के सरोकार हैं उनको हम छूने का प्रयास करते हैं, आपके साथ विशेष तौर पे। मुझे एक फिल्म गदर याद आ रही है। दोबारा वो रिलीज हुई और इसलिए गदर की एक लाइन मुझे याद आ रही है। एक डायलॉग था उसमें कि तारा को वीजा नहीं मिलेगा तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। इस समय पिछले कुछ दिनों से भारत में भारत की एक बहू को लेके बहुत सारा विमर्श खड़ा हुआ है, बहुत सारी बातचीत हो रही है। भारत की बहू आ गई, भारत की बहू आ गई। मैं बात कर रहा हूं सीमा गुलाम हैदर की। तो बाबा जी, सीमा ने भी यही डायलॉग गदर वाला रिपीट किया और उसमें उसने तारा की जगह अपना नाम फिट किया और वो कहती है बड़े अदा से, बड़े नाजो अंदाज से कि सीमा को वीजा नहीं मिलेगा तो क्या सीमा हिंदुस्तान नहीं जाएगी। लो, सीमा हिंदुस्तान आ गई। सर, ये भारत की नई बहू का कैसे स्वागत करेंगे आप? सर, भारत की नई बहू का स्वागत हम कमला पसंद, मसाला और शिखर तमाकू से करेंगे। खैर, इसको जुबा तमाकू केसरी का ऐड शामिल नहीं करेंगे सर? जुबा नहीं, जुबा केसरी थोड़ा महंगा है और वो जुबा केसरी शायद सचिन भाई अफोर्ड न कर पाए। तो साहब, जब से ये मैंने इस स्टोरी को सर फॉलो किया ना, एक बात बताऊं, अभी भी अगर आपको मौका है, आप चूंकि एक संस्कृति कर्मी है या जितने भी फिल्मकार लोग हैं उनको मौका है, इस स्टोरी को पेटेंट कराइए। इससे जबरदस्त स्टोरी, मैं आज तक दुनिया की सबसे शानदार स्टोरी मानता हूं महाभारत को। जी। महाभारत का जो कथानक है ना सर, वो बड़ा, उसमें कोई ऐसा एंगल है जो छूटता नहीं है। महाभारत की टक्कर का यदि कोई स्टोरी निकल के आई है तो ये सीमा गुलाम हैदर रिंद मीणा। पर लड़की के नाम देखिए, सीमा गुलाम हैदर रिंद मीणा, क्योंकि सचिन भाई तो मीणा है ना। अच्छा तो सर, अच्छा। इसकी स्टोरी में अगर जैसे मुख्य प्लॉट में जो सब प्लॉट होते हैं, अगर सीमा गुलाम हैदर रिंद मीणा की स्टोरी में सर कम से कम 4000 सब प्लॉट होंगे। इसमें सेक्स है, इसमें रोमांस है, इसमें डांस आइटम है, इसमें सर सस्पेंस है, इसमें ट्विस्ट है, इसमें जासूसी है, इसमें हिंदुत्व है, इसमें हलाला है, इसमें ट्रिपल तलाक है, इसमें अरे बाप रे बाप, जियो पॉलिटिक्स है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स है। कुछ चीजें मैं भी ऐड ऑन कर देता हूं सर। इसमें त्याग है, इसमें बलिदान है, इसमें नारी स्वातंत्र है। तो इन तमाम चीजों के साथ, और इसमें घर है, परिवार है, 4 बच्चे हैं, एक पूर्व पति, एक पूर्व प्रेमी है, एक पूर्व पत्नी है, एक पूर्व पति है, एक वर्तमान पति है, गांव है, देहात है, शहर है, दुबई है, काठमांडू है, न जाने क्या क्या है सर। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, बहुत अच्छा प्लॉट है सर। सर, एक डायरेक्टर ने इसकी कहानी एकता कपूर को सुनाई। बाय गॉड, एकता कपूर बेहोश हो गई, फिर पानी छिड़क छिड़क के होश में लाया गया, हर 5 मिनट में बेहोश हो जाती थी। कहते तेरी बाप रे बाप, इतने ट्विस्ट, इतने सब प्लॉट। एक सताई हुई महिला है, विमेन्स लिबरेशन, बड़ी बिंदी गैंग आ जाएगा बीच में सर। एक अत्याचारी पुरुष है, हलाला है, सबसे मजेदार। उसके बाद घर वापसी है, और ये बाप रे बाप, अखंड भारत भी है। हमारे लकड़बग्गा समाज जो है फेसबुकिया, उकुल तो एकदम कपड़ा फाड़ के कुर्ता नोच के नाचने लगेंगे। घर वापसी है सर। है कितने सब प्लॉट हैं इस कहानी में। मीडिया की टीआरपी खोरी भी है। अरे सर, कुछ कहना ही नहीं है सर।
मुमताज और शाहजहां की लव स्टोरी के बाद यही तो एक लव स्टोरी आई है। आप बताइए, इसके टक्कर की लव स्टोरी आपने पिछली बार कब सुनी थी? नहीं, इसमें तो है? कई टक्कर हैं सर, इसमें तमाम टक्कर हैं। हाँ? एक इसमें लड़की है। पबजी और पबजी है सर, इसमें पबजी है, इसमें अरे सर याद आया, इंस्टाग्राम है। अरे सर याद आया, इसमें प्रधानमंत्री जी भी हैं इनडायरेक्ट तरीके से, हाँ बच्चों के साथ। हाँ हाँ बच्चों के साथ एक कार्यक्रम में जब प्रधानमंत्री जी इंटरेक्ट कर रहे थे, तो वो वीडियो आज भी टहलती है। प्रधानमंत्री जी का वो कथन आज भी टहलता है, पबजी वाला है क्या। तो यहाँ तो सीमा, गुलाम हैदर और सचिन, ये दोनों हाँ। पबजी वाले हैं। तो इसमें तो हम्म। आप देखें तो इनडायरेक्टली जो है प्रधानमंत्री जी भी हैं। हाँ, पबजी वाली है क्या? तो सर एक बात बताऊं आपको, पर मेरा टेक थोड़ा सा डिफरेंट है। उस टेक पे से मैं शुरुआत करना चाहूंगा आज के वीडियो की। ठीक बात। सर सर भारतीय समाज की, भारतीय मिडिल क्लास की विडंबना देख लीजिए, भारतीय मिडिल क्लास का दोगलापन देख लीजिए कि जो मिडिल क्लास भारत का कल तक ज्योति मौर्य एसडीएम को पानी पी पी के गरिया रहा था, जिस भारतीय मिडिल क्लास के लिए एसडीएम ज्योति मौर्य देश की सबसे बड़ी विलेन थी, वही भारतीय मिडिल क्लास समाज सीमा, गुलाम हैदर, रिंद मीणा और सचिन की प्रेम कहानी पे सर बिछा जा रहा है। भारतीय समाज को ऑर्गेज्म हो रहे हैं सर। कल मैं देख रहा था, जिस गांव में वो नोएडा में रह रही है, सैकड़ों लोग चले आ रहे हैं नई बहू का दर्शन करने। लोग मुंह दिखा, आपको मालूम है कल कई औरतों ने मुंह दिखाई दी है उसको। और जैसे वो कई बार क्या होता है कि 4 हाथ का बच्चा डिफॉर्म कोई जन्म जाता है, या कोई बच्चा जन्म जाता है जिसके बहुत लंबी सी नाक होती है, तो उसको गणेश जी का अवतार बोल के हजारों लोग चल पड़ते हैं पूजने। सर नोएडा के उस गांव में कल वो माहौल था, हजारों लोग सर दुनिया, हिंदुस्तान का कोई ऐसा पत्रकार नहीं था जो उसका इंटरव्यू लेने ही नहीं गया। सर उसको प्रेम, सच्ची प्रेम कहानी, प्रेम की अद्भुत मिसाल बता के जो है भारतीय समाज पजामा उतार के, कुर्ता आगे से मुंह में दबा के, पिछवाड़े पे गुलाल पोत के चौराहे पे नाच रहा है हिंदुस्तान। और सबसे बड़ी बात सर, हिंदुस्तान में अगर 10-20 कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी ना, जैसे बड़ी बिंदी गैंग एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जेएनयू वाले एक हैं, उधर अमन की आशा वाले हैं, इधर कट्टर हिंदू है ना, वो है अखंड भारतीय है, घर वापसी गैंग है, सभी खुश हैं। एकमात्र ऐसी प्रेम कहानी है जिसमें जितने लोग हैं सभी खुश हैं, सभी खुशी से नाच रहे हैं, हैदर भाई को छोड़ के जो दुबई में बैठे हैदर भाई और उनके भाई जॉन्स को छोड़कर, है ना। अरे भाई हिंदू बन गई है ना, तो कुल तो नाराज होगा करेंगे, उन्हें के अगर छोड़ दिया जाए, उसमें भी महिला समाज बहुत कुछ है, 50% टूट उसमें भी है। तो सर जो भारतीय समाज कल तक ज्योति मौर्य को गरिया रहा था कि उसने अपने पति को छोड़ के किसी अन्य के साथ, तथा कथित सो कॉल्ड, अभी सिर्फ आरोप हैं, और ज्योति मौर्य कहती है कि मैं अपने पति के साथ शादी में तलाक की अर्जी दे चुकी हूं, आई हैव अप्लाइड फॉर डाइवोर्स। लंबित है। एक औरत यदि डाइवोर्स के साथ डाइवोर्स अप्लाई कर चुकी है, और अगर उसका किसी व्यक्ति के साथ कोई रिलेशंस हैं, वो एक अलग कहानी है, उस पर हम जाएंगे भी नहीं उसकी गहराई में। परंतु यहां तो एक 4 बच्चों की सो कॉल्ड मां, जिसमें 2 इसके हैं, 2 इसके पति की पूर्व पत्नी के बताए जा रहे हैं। पति बेचारा सऊदी अरब में खट रहा है, पति जो है वहां 55 डिग्री
तापमान में जो है खट के मिस्त्री, राजगिर मिस्त्री का काम करके कराची में उसको मकान बना के दे रहा, और गुजार जो नहीं ओके बेच के 12 लाख रुपया में 7 लाख रुपया तो खाली टिकटों पे खर्च की है, और हिंदुस्तान चली आई इलीगल, और हिंदुस्तान खुशी से नाच रहा है। एक जज ने उसको दूसरे दिन जमानत दे दी। मीडिया उसके मतलब मीडिया की वो आज हीरोइन हो गई है? औरतें मुंह दिखाई दे रही हैं। मतलब छिनर, एक बात बताऊं मैं, अगर मुझे भाषाई मर्यादा में मैं बहुत कम बोल रहा हूं, छिनरपन की महानतम कहानी है ये, जिसको भारतीय समाज आज सिर पर रख के नाच रहा है। बिल्कुल, समाज का ये दोगलापन तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक तरफ देखिए, हम ज्योति मौर्य और उनके हस्बैंड की कहानी या उनके साथ जो आप बीती या जो चल रहा है उसको यहाँ पैरेलल सिर्फ इसलिए रख रहे हैं कि समाज किसी विषय को अपनाने या ठुकराने या उस पर अपनी राय बनाने या उस पर रिएक्ट करने के लिए कितना सेलेक्टिव है, ये यहाँ देखे जाने की जरूरत है। एक तरफ आप जब कह रहे हैं ज्योति मौर्य और दूसरी तरफ सीमा गुलाम हैदरी, तो इनमें दोनों में कोई समानता नहीं है सिवाय एक समानता के कि दोनों ने अपने वर्तमान रिश्ते से डिविएट किया है, अलग हुए। ठीक है, एक महिला है तो इधर भी एक महिला है, पुरुष उसमें भी 2 हैं, यहां भी पुरुष 2 हैं, और बल्कि यहां तो एडेड एडवांटेज है, यहां 3 पुरुष हैं। सीमा की जो कहानी है अगर दर्शक सब जानते हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं बता दूं बाबा जी आपको जल्दी से, तो सीमा जी का एक सबसे पहला प्यार हुआ। वो पहला प्यार हुआ, घर वाले नहीं माने, घर वाले नहीं माने, जबरदस्ती जबरिया कोर्ट मैरिज करा दी हैदर भाई के साथ जो दुबई में है। वहां भी हैदर भाई के साथ, और मजे की बात यह कि हैदर भाई की भी एक पत्नी थी, उस पत्नी से 2 बच्चे हैं, और 2 बच्चे सीमा और हैदर के, और अब आए जीवन में सचिन। लेकिन इस सबके बीच में जो समाज का असंतुलन है, बातों को देखने का, मर्यादाओं को देखने का, नैतिकता का तौलने का जो ये असंतुलन है, ये निश्चित तौर पर गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है। जी देखिए, ये जबरदस्ती शादी करा दी गई सीमा हैदर की, गुलाम हैदर की, ये उसका वर्जन है, जबकि उसके पति का वर्जन ये है कि नहीं, इट वॉज ए लव मैरिज। तो अब छोड़िए, उसके बारीकियों में हमें जाने की जरूरत नहीं है। ठीक, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि एक पति है जो कि पहले ऑटो रिक्शा चलाता था कराची की सड़कों पे, फिर अपने परिवार का पोषण करने के लिए वो सऊदी अरेबिया चला गया, वहां पे राजमिस्त्री का काम करता है। एसी में बैठ के टाई लगा के लैपटॉप नहीं चला रहा है किसी एयर कंडीशन ऑफिस में, खुले में राजमिस्त्री का काम करता है। निश्चित रूप से पैसे अच्छे कमाता होगा। और अभी एक वीडियो में देख रहा था, उसमें वो ताल ठोक के पूछ रहा है, बताओ 2.5 महीना पहले मैंने तुमको 2.5 लाख रुपया भेजा था कि नहीं भेजा था? इसने जो है अपना मकान 12 लाख में बेच दिया। तो पत्रकारों ने पूछा कि आपने मकान बेच दिया? वो कहती मेरा मकान था, मेरे नाम पे था। उसने बोला ये मेरी भल मनसा था कि मैंने वो मकान अपनी पत्नी के नाम पे प्लॉट खरीद के बनाया, पैसा किसका लगा था ये बताओ। तो कहती ले, तुम पति हो तो तुम्हारा तो फर्ज है, तुमने अगर मकान बनाया तो ये तो तुम्हारा फर्ज है। अरे बुजार, तोहरो कोनो फर्ज हो कि ना हो? पति का तो फर्ज है कि सऊदी अरेबिया में पिछले 4 साल तक खट रहा है, और हर महीने उसके पड़ोसी बताते हैं कि हर महीने 50, 60, 70 हजार रुपए भेजता था वो। और ये कोई नई बात नहीं है, जितने एनआरआईज बाहर रहते हैं जो ठीक ठाक पैसा कमाते हैं, अमेरिका, यूरोप, कनाडा में, हम तो पंजाब में रोज देखते हैं, वो हर महीने 1,50,000 रुपया भेजते हैं। उनके अंदर एक गिल्टी कॉन्शियस होता है ना कि चलो भाई मैं परिवार से दूर हूं, मैं परिवार मेरा अकेले है, तो लाख 1.5 लाख रुपया महीना भेजते हैं लोग। और यहाँ बुजार लोग जो ना पंजाब में कैसे कैसे गुलछर्रे उड़ाती हैं, अगर आप देख लेंगे तो आपको आंधी आ जाएगी। यहाँ उनकी बीवियां और बच्चे
तो सेम वही स्टोरी कराची में रिपीट हो रही थी। तो उसने बोला क्या है, तुम्हारे नाम था मकान, मकान तुम्हारा नहीं था, मकान मैंने अपने पैसे से, कहते तुम मुझे प्यार नहीं करते थे। अरे बुजार, दिन भर तू पबजी खेलत रहलू है, 600 उसके टिकटॉक और उस पे इंस्टाग्राम पे रील है, रील बनाने अद्भुत वाली है, मेहरारू, अद्भुत रील्स हैं सर। दिन भर पबजी खेलने वाली और इंस्टा पे रील बनाने वाली औरत अपने पति से यह शिकायत कर रही है कि तुम मेरी इज्जत नहीं करते। पति जो है 4 साल से वहां बैठा है सऊदी अरेबिया में, तुम मेरी इज्जत नहीं करते। तुमने क्या इज्जत की है भाई कि साला पबजी खेलते खेलते तुम एक लड़के से सेट हो गई है? मतलब महिला समाज का दुराग्रह देख लीजिए कि एक आदमी 55 डिग्री में दिन रात खट रहा है, इनको प्रोवाइड कर रहा है, ये यहां ऐश कर रही हैं। मतलब एक बार आई, फिर उसी तरह शारजा होते हुए नेपाल गई, 1 हफ्ता वहां हनीमून मचाई उस लड़के के साथ होटल में, उसको बुलाई, इस शर्त 12,000 रुपए की नौकरी करता है। सुनिए सबसे बड़ी बात, सचिन की क्या स्टेटस है भैया? नोएडा में सचिन जैसे लड़कों को और उनकी जो शक्ल सूरत हाव भाव, उनका जो बौद्धिक स्तर आपको उनकी बातचीत से पता लगा होगा, और वो उसमें भी पबजी खेलने वाला लड़का नोएडा में 12,000 रुपए पाता होगा, उस सीमा गुलाम हैदर को सपोर्ट करेगा? वो जाएगा काठमांडू पोखरा में 7 दिन होटल में रुकने? आप बताइए, 12,000 रुपए की सेल्समैनी, 12,000 रुपए की पेटी जॉब करने वाला नोएडा में, और पता नहीं कौन से गांव में रहने वाला, कौन गांव का नाम है नोएडा में, और वो मुझे बेचारा ध्यान नहीं आ सऊदी रहा, अरेबिया, ग्रेटर नोएडा, हाँ ग्रेटर नोएडा का कोई गाँव है। सऊदी अरेबिया में खट के 50, 60, 70,000 रुपए महीना भेज रहा था। ये जो है अपने पबजी वाले बॉयफ्रेंड को लेके गुलछर्रे उड़ा रही थी, कहते पति मेरी इज्जत नहीं करता। बिल्कुल। और आपने जब कहा ना कि हैदर ने उससे बिल्कुल सीधा कन्वर्सेशन जब हो रहा था एक चैनल पे, मैंने भी उसको देखा था एक टीवी पे, जब बात हो रही थी, तो उसने ये कहा कि आखिर ये पैसे किसके लिए कमाए हुए हैं। ये सही बात है। और मजे की बात यह है कि जिस मोबाइल से वो पबजी खेल रही थी सचिन के साथ लगातार लॉकडाउन के दौरान, मतलब आप एक कह सकते हैं कि कोविड की तमाम अनंत कहानियों में से एक ये अजीब सी मतलब क्या ज्वलंत कहानी है। आप इसको कोविड की प्रेम कथा भी कह सकते हैं, क्योंकि ये मामला सब शुरू हुआ था लॉकडाउन में। तो वो मोबाइल जिससे सीमा खेल रही थी पबजी और सचिन की होली, वो मोबाइल भी तो हैदर का दिया हुआ था। और आपने एक बात कही ना कि प्यार नहीं करते और इज्जत नहीं करते, ये तो वही वाली बात हो गई सर। 6 बच्चों की आदरणीय माताश्री अपनी किसी सहेली से मिलें और ये कहती हुई पाई जाए कि बहन जीवन में सच्चा प्यार नहीं मिला, ये भी एक विडंबना है। बहरहाल समाज जिस तरीके से इस पर रिएक्ट कर रहा है, और ज्योति मौर्य का जो केस, चूंकि वो हालिया उदाहरण है, उसको सामने रखा। सर ये बताएं, आखिर इससे भारत को हासिल क्या होना है, समाज को हासिल क्या होना है, जो इतना मगन है समाज? उसके बाद कुछ और बिंदु हैं जिस पर आपने ध्यान रखा कि सचिन इतना अफोर्ड कैसे कर सकता था। हो सकता है ये पैसे सीमा ही उसको फाइनेंस कर रही हैं, या कुछ और कहेंगे आप? सर हो सकता नहीं है, सीमा जी के ही पैसे पे ये पूरी लव स्टोरी चल रही है। बेचारा गुलाम हैदर तो जो है वो क्या उस बेचारे की हम करें, वो अभी भी गुहार लगा रहा है मोदी जी, है जोगी जी, हमारे में रोजगार लौटा डालोगे। सर भारतीय समाज को हासिल क्या हुआ? सर भारतीय समाज दुगलपन के गड्ढे में, ढोंग है ना, मतलब के गहरी खाई में और ज्यादा गहरा धंस गया। मतलब आप बताइए ना कि एक औरत जो अपने
पति को छोड़कर घर बेचकर पबजी बॉयफ्रेंड के पास इलीगल तरीके से भारत देश में घुस आई। भाई घर वापसी वालों के लिए तो बहुत अच्छा मौका आ गया वो, अरे बाप रे बाप, घर वापसी एक तो हुई। ठीक बात। तो इसको आप घर वापसी कहते हैं? ऐसी औरत का कोई, आई एम सॉरी टू से, आई एम नॉट साउंडिंग वेरी पॉलिटिकली करेक्ट, मतलब महिलाओं के लिए, महिलाएं बड़ी बिंदी गैंग और सो कॉल्ड लिब्रांडू गैंग मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि आपने ऐसे कैसे कह दिया। और सर इसको प्यार की सच्ची कहानी बता रहा है समाज, हमारा मीडिया है सर। वो कहते हैं कि प्यार मोहब्बत में वो ताजमहल बना था। मैंने पहले, मेरे दिमाग में आया कि नहीं, ये प्यार का ताजमहल नहीं, इस कहानी से प्रेरित होकर प्यार की कुतुब मीनार बनेगी। मैंने कहा नहीं, कुतुब मीनार भी नहीं बनेगी। सचिन और सीमा की कहानी से प्रेरित होके कोस मीनार बनेगी। कोस मीनार के बारे में जानते हैं? जरा कोस मीनार को और दर्शकों के लिए जरा सा थोड़ा सा विस्तार दीजिए। दरअसल ये कोस मीनार क्या होता है, क्योंकि ये शेरशाह सूरी मार्ग से जुड़ी हुई कहानी है, जरा बताइएगा। वो लोग बताते हैं कि जब ये, हालांकि ये शेरशाह सूरी मार्ग जिसे कहते हैं, ये आज से हजारों साल पुराना एंशिएंट इंडिया के समय प्रयोग होने वाला मार्ग था। शेरशाह सूरी ने उस मार्ग को सिर्फ थोड़ा सा और व्यवस्थित किया। फिर आगे मुगल मिडिवल पीरियड में, मुगल काल में उसके किनारे सराय बना दी गई। ये जितनी सराय हैं, मुगल सराय, हई सराय, उधर हमारे यहाँ है, और दिल्ली में नेब सराय, लाडो सराय, हई सराय, जितनी है, ये सब उसी रोड के किनारे बनी हुई सराय हैं। उसके किनारे मस्जिदें थी, मंदिर थे, उसके किनारे सारी व्यवस्था होती थी। और डाक ले जाए, मिडिवियल पीरियड में डाक ले जाने के लिए हर 5 कोस पर एक स्ट्रक्चर बना होता था, उसको कोस मीनार बोला जाता है। तो वो आज भी कोस मीनार वाला स्ट्रक्चर आपको जीटी रोड के किनारे किनारे दिख जाता है। जब आप आगरा से आगे, पंजाब से आगे जाते हैं, तो उसका जो स्ट्रक्चर है ना, वो एकदम ऐसे, और ऊपर उसका जो हेड है वो भी बड़ा मजेदार है। तो मैंने कहा सर, इस प्रेम कहानी में कोस मीनार से ज्यादा अच्छी इमारत नहीं बनाई जा सकती। ठीक, मतलब सर, अब मेरे को भाषा की मर्यादा रखनी पड़ रही है, बीप बीप लगाना पड़ जाएगा आपको सर। मतलब इससे विभत्स, जाहिर है तेरा हाल सब उन पर कहे बगैर, इससे विभत्स बेशर्मी समाज में कुछ हो सकती है? ठीक बात। मतलब पति बेचारा सऊदी अरेबिया में खट रहा है, और तुम जो हो मकान बेच दी, सब कुछ बेच बाच के, बच्चे लेके है। और भारतीय समाज की सबसे बड़ी विडंबना, सर वो कौन बेहुदा जज था जी? आई एम सॉरी टू से यूज दिस वर्ड। मैं उस पर बाद में आऊंगा, मैं उस पर आऊंगा। वो सिर्फ अकेला सवाल नहीं है, थोड़ा सा हम और आप अगर इसमें कुछ जोड़े हैं तो हम उस पक्ष पर चल रहे हैं, चलेंगे इसी मामले के, जो कि और भी ज्यादा गंभीर है और जिस पर कहीं कोई बात नहीं हो रही है। तो अगर आप इस पक्ष को कंक्लूड करें तो हम उस पर चल रहे हैं, हम बिल्कुल चलेंगे। और वो एक अकेला सवाल केवल जज का नहीं है, हम उस पर बात करेंगे जी। सर मेरा एक ही सवाल है हिंदुस्तानी समाज से, कि ज्योति मौर्य तुम्हारे लिए सबसे बड़ी विलेन थी, और ज्योति मौर्य का पति सबसे ज्यादा भो भो करके रोने वाला सबसे बड़ा विक्टिम था। जबकि ज्योति मौर्य ने तो तलाक अप्लाई किया हुआ है, और ज्योति मौर्य पे जो आरोप है वो प्रूव नहीं हुए हैं। तथा कथित आरोप है कि शी हैड सम अफेयर विद सम ऑफिसर। यहां तो सब कुछ खुली किताब है। तो जो ज्योति मौर्य भारतीय समाज के लिए सबसे बड़ी विलन थी, उसी भारतीय समाज के लिए सीमा हैदर कैसे रोल मॉडल बन गई? सीमा हैदर को गधे पे बैठा के जूते मारने की जगह आपने इसको अपने सिर पे क्यों बैठा लिया? आखिर इस स्टोरी में ऐसा क्या है
सर भारतीय समाज से मेरा सवाल ये है कि ये एडल्ट्री की सबसे विभत्स घिनौनी कहानी है और उसको लेके भारतीय समाज नाच रहा है। बिल्कुल ठीक बात। मेरा सरोकार सबसे बड़ा ये है, मुझे बिल्कुल ठीक बात। दोगलेपन और से प्रॉब्लम है। बिल्कुल, समाज के जिस दोगलेपन और समाज के जिस सेलेक्टिवनेस पर आप सवाल उठा रहे हैं और आपका प्रश्न है वो बिल्कुल है, और इसके लिए हम और आप उसी समाज के हिस्से हैं। हम और आप कहीं मंगल ग्रह से नहीं आए हुए हैं, हम भी उसी समाज के हिस्से हैं, लेकिन हम अपने ही समाज पर ये सवाल उठा रहे हैं और इतना सब देखने के बाद उठा रहे हैं। अब आपने जो एक जिक्र किया वो बड़ा टेक्निकल और बड़ा लीगल इशू है। मेरे अपने कुछ सवाल हैं, जरा उसको अगर हम बातचीत करें तो उससे बहुत सारी चीजें दर्शकों के सामने तक पहुंचेंगी। सीमा गुलाम हैदर और सचिन का मामला आता है। सीमा खुद स्वीकार कर रही है कि मैं मई के महीने में काठमांडू से भारत आई। ठीक है सर, अवैध तरीके से आई, यानी उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। बीइंग ए पाकिस्तानी सिटीजन, वो और उसके 4 बच्चे, यानी कि अगर संख्या में गिना जाए तो 5 पाकिस्तानी नागरिक, ब्रैकेट में उनको आप पाकिस्तानी लिख सकते हैं, कह लीजिए विदेशी नागरिक, अवैध तरीके से भारत की सीमा में आते हैं। पूरा मई रहते हैं। मई की किस तारीख को आई वो तारीख नहीं बता रही है, तो चलिए मई में, जून में, जुलाई में। सर, इस घटना को खोला कैसे, ये बात पता कैसे चली? इस देश और समाज को भारत की बहू का पता कब चला? पता तब चला, उसने कहा कि सचिन ने हमको दिल्ली में एक कमरे में रख दिया था, हम अपने 4 बच्चों के साथ वहां रह रहे थे। पुलिस तक ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन, यानी जबानी एक दूसरे से वो फलानी आई है, फलानी जगह फलाने है, ऐसे करके उत्तर प्रदेश पुलिस को एक दिन पता चलता है। उत्तर प्रदेश पुलिस वहां जाती है, सीमा और उसके 4 बच्चों को उठाती है, डॉक्यूमेंट्स मांगती है, नहीं, ओरिजिन पासपोर्ट से पता चलता है ये पाकिस्तानी सिटीजन है। पुलिस लेके आती है अवैध घुसपैठिए के तौर पर, वो भी एक शत्रु देश। मैं कहता हूं चलिए पाकिस्तान का नाम अगर हटा देते हैं तो फॉरेन नेशनल तो है, 5 हैं, कोई कागज नहीं है, कोई वीजा नहीं है, भारत की जमीन पर अवैध रूप से हैं, कोर्ट में पेश करती है, जेल पहले भेजती है और उसके बाद कोर्ट में पेशी होती है। कोर्ट से उनको जमानत मिल जाती है। किस आधार पर कोर्ट जमानत उनको किस आधार पर देती है? अगर कोई लीगल एक्सपर्ट हो तो इसी चर्चा के नीचे आके वो लिखें और बताएं, हमें भी जानकारी दें। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कोई प्रोविजनल, अस्थाई छोड़ दीजिए, अस्थाई डॉक्यूमेंट भी है भारत में रहने के लिए सीमा और उसके 4 बच्चों के पास? तो अगर अदालत ने जमानत दी तो किस आधार पर दी? और आप सोचिए, सचिन भी जेल में था। सचिन किस लिए जेल में था? उसका क्या अपराध था? उसका अपराध यह बनता है कि उसने 5 अवैध फॉरेन नेशनल्स को भारत में बने रहने में सहायता की, तो इस आरोप में वो जेल जाता है। इन दोनों को अब यहां स्टेटस बदला नहीं, सीमा आज भी भारतीय नागरिक नहीं है, उसने इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई भी नहीं किया है, वो क्वालिफाई करेगी नहीं करेगी वो बात की बात है। उसके पास कोई प्रोविजनल डॉक्यूमेंट भी नहीं है ऐसा कोई, तो उस आधार पर जमानत कैसे मिल गई? दूसरी चीज, जमानत मिलने के तुरंत बाद एक अपराधी जिसके ऊपर 73 मुकदमे होते हैं सर, अगर 72 मामलों में उसको जमानत मिल जाए तो 73वें मामले में उसको कोर्ट रूम से बाहर आते ही पुलिस फिर अरेस्ट कर लेती है। ठीक है, यहां पर जमानत मिल गई, क्या कोर्ट ने उनको सिटीजनशिप दे दी? क्या कोर्ट ने यह कह दिया कि भारत में रह सकती है? किस आधार पर? और कोर्ट किस तरीके से यह कह सकता है? कोई जज साहब कैसे कर सकते हैं? यह विदेश मंत्रालय का काम है। तो अगर जमानत मिल गई सीमा और सचिन को और उसके 4 बच्चों को, तो कोर्ट से बाहर आता ही वो एक बार फिर अवैध है, बिना किसी डॉक्यूमेंट के हैं। ग्रेटर नोएडा के उस घर में मीडिया तमाम एक्सेस कर रही है, वो भारत में रह रहे हैं। आज तकनीकी और लीगली सच ये है सर कि भारत की जमीन पर उत्तर प्रदेश के राज्य में एक पाकिस्तानी और उसके 4 बच्चे, यानी कुल 5 अवैध लोग रह रहे हैं। मीडिया उनके इंटरव्यू कर रही है, वो मीडिया एंजॉय कर रहे हैं,
वो भारत से प्यार मोहब्बत और दुनिया भर की सेलिब्रिटीज़म वो एंजॉय कर रहे हैं। सर ये क्या एक ऐसी बात नहीं है जिसको मीडिया को पूछा जाना चाहिए? विमर्श में ये होना चाहिए, या तो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट सीमा ने अब तक किसी चैनल वाले को दिखाया, या किसी चैनल वाले ने एक सवाल ये पूछा कि क्या आपने सिटीजनशिप अप्लाई कर दिया है, क्या आपके पास कोई कागज है? तो समाज के दिवालियेपन के साथ साथ ये इतना बड़ा लीगल ब्लंडर कैसे हो रहा है सर इस देश में? क्या ये सवाल नहीं है? मेरी एक वकील साहब से बात हुई थी, तो हेलो, आपको सुनाई दे रही है ना मेरी आवाज? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बोले कि शायद 4 बच्चों का वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे 4 बच्चे हैं साथ में, इस आधार पे शायद जज साहब ने जमानत दे दी होगी। मैंने कहा हिंदुस्तान की जेलों में लाखों बच्चे अपनी माताओं के साथ, कुछ बच्चे जेल में ही पैदा हुए, जेल में ही जिंदगी बिता दिए, जेल में ही 10वीं 12वीं बीए किए। वो जो नलिनी थी श्रीलंका वाली, वो शी वॉज प्रेग्नेंट व्हेन शी वॉज पुट इन द जेल। उसकी बेटी जेल में ही पैदा हुई, जेल में ही पड़ गई। उसको तो इस आधार पे जम, और इसके अलावा हजारों लाखों महिलाएं हिंदुस्तान की जेलों में सड़ रही हैं, जिनके बच्चे जिंदगी जेल में बिता दिए। तो आखिर सीमा रिजवी, सीमा हैदर में ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे थे कि भाई कौन जज साहब जो थे इतना स्खलित हो गए कि तुरंत जमानत दे दिए? सर और कोई केस होता तो हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिलती। इसके आगे दूसरी बात, नहीं दूसरी, लेट मी कंटिन्यू। सर वो वोट बैंक, जब वोट पॉलिटिक्स होती है तो वोट गिने जाते हैं ना कि जीत का समीकरण कैसे बन रहा है। सर इस केस में जीत का समीकरण अगर बनाएंगे ना, तो सीमा हैदर रिजवी जो है ना, लगभग मेरे हिसाब से 90-94% वोट पा जाएगी देश में। भाई हिंदू समाज ला 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 एकदम हिंदू लकड़बग्घा समाज, घर वापसी समाज, अखंड भारत समाज हिंदू बन गई है इसलिए बहुत खुश है। बड़ी बिंदी गैंग, विमेन्स लिबरेशन, पति का सताए हुआ महिला वर्ग, है ना। उसके बाद इवन भाई जॉन्स में से भी 50%। तो सर बात यह ना कि विमर्श से किसी को क्या मतलब है जी? अपनी सहूलियत से इसकी कहानी कुछ लोगों को सूट करती है। घर वापसी गैंग को इसी बात, उसको और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। वो इसी बात पे खुश है कि एक तो जो भाई जॉनी थी वो आके हिंदू बन गई है, करवा चौथ मनाती है आई में, क्या बात है। वो इसी बात पे खुश है। बड़ी बिंदी गैंग इसी बात पे खुश है कि एक औरत जो अपने पति को लात मार के आ गई। माई बॉडी माई चॉइस वाले इसी बात पे खुश है, जिसके मर्जी उसके साथ सुतूंगी, 8 को बॉयफ्रेंड रखूंगी, तुम साला कौन होता है, माई बॉडी माई चॉइस। वो सब इसी बात पे खुश है। तो सर सीमा, गुलाम हैदर, रिंद मीणा के बहुत जबरदस्त समर्थक वर्ग तैयार हो गया ना। ठीक बात है। हमें लगता है कि अगर इलेक्शन हो जाए पॉइंट वाइज, और कि कौन समर्थन में है और कौन विरोध में है, तो हम जैसे लोगों की तो जमानत जब्त हो जाएगी सर। इसमें निश्चित रूप से आप कह रहे हैं कि वो 95+ % वोट उनके पास जाएगा। देखिए, मैंने जो लीगल सवाल उठाया वो प्रश्न अनुत्तरित हैं, इस समय तक अनुत्तरित हैं, और मुझे दुख इस बात का है, असंतोष इस बात का है कि आखिर इस देश के सेक्टर 16 छाप मीडिया को क्या हो गया है? क्या उनके यहां कोई लीगल डेस्क पे काम नहीं होता मीडिया में? क्या उनके मीडिया कर्मियों को इस बात की तनिक भी नॉलेज नहीं है कि जिसके सामने वो कैमरा और माइक और आईडी घुसेड़े पड़े हैं और कंटेंट पे कंटेंट लिए जा रहे हैं, जिसपे टीआरपी खोरी हो रही है उनकी, वो 5 अवैध पाकिस्तानी नागरिक हैं शत्रु देश के,
ठीक है, कोर्ट ने उनको जमानत दी, ये एक ब्लंडर। सबसे पहला काम क्या हुआ, अच्छा जो शुरुआत हुई इसमें कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने जैसे ही सूचना उसको मिली कि हमारे यहाँ 5 इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, दैट टू पाकिस्तानीज, उसने अरेस्ट कर लिया, लेकिन कोर्ट ने जमानत दे दी। अब यहां उसी पुलिस के ऊपर फिर सवाल उठता है कि भैया आपने फिर क्यों नहीं अरेस्ट कर लिया। खैर, कोई सवाल नहीं उठा रहा, उसको डिपोर्ट किया जाएगा, उसको क्या किया जाएगा, ये विदेश मंत्रालय का काम है, वो सामने आएगा। लेकिन जब तक वो सामने नहीं आता तब तक ये ऐतिहासिक घटना होगी कम से कम भारत में कि देखिए, अवैध कई सारे लोग हैं। आज मैं कहता हूं 25 करोड़ आबादी वाला जो ये उत्तर प्रदेश है ना, अगर इसमें कायदे से चलनी लगा के, फिल्टर लगा के छाट लिया जाए तो अकेले पाकिस्तान से लगभग 200, हो सकता है इससे ज्यादा संख्या हो, 150-200 निकल आएंगे जो विदाउट वेल्ड पेपर यहां रह रहे हैं। लेकिन यहां तो सीमा गुलाम हैदर और उसके 4 बच्चे पूरे नेशनल मीडिया की जानकारी में रह रहे हैं, पुलिस की जानकारी में रह रहे हैं, कोर्ट की जानकारी में रह रहे हैं, जमानत लेके रह रहे हैं, और उसके बाद भी अब ऐसे तो सर आपने कहा ना कि किसी आपके वकील मित्र ने बताया कि छोटे बच्चे, तो साहब इसका मतलब है हिंदुस्तान में अगर कोई महिला जो प्रेग्नेंट है उसको तो अरेस्ट ही नहीं होना चाहिए। दूसरा, छोटे बच्चे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए अगर गोद में बच्चे लेके आए, कैसे रोक लेंगे आप, किस आधार पर रोक लेंगे? अगर ये आपका नैतिक ग्राउंड है, लीगल ग्राउंड है, तो आप किस आधार पर रोकने के लिए काबिल बनते हैं? फिर आप रोहिंग्यास को क्यों कहते हैं साहब कि बाहर चले जाओ? अब बांग्लादेशी को क्यों कहेंगे आप बाहर चले जाओ? मैं कह रहा हूं कि ये मुझे जो खतरा है कि क्या इसको नजीर बना के सीमा गुलाम हैदर के केस को इस तरह के और भी अनवांटेड चीजें नहीं आएंगी, और जहां बाकायदे कोर्ट उनको जमानत दे रही है, इस तरह के अगर कुछ और उदाहरण सामने आने लगे तो फिर क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका देखिए हमारा आपका एक्सेस नहीं है, हम आप ग्रेटर नोएडा जाके बात नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम मीडिया को अगर ये वीडियो कोई सज्जन भेजें तो मीडिया कर्मियों को कम से कम जाके पूछना तो चाहिए। जी, तो ट्रोजन हॉर्स का नाम सुना है? ट्रॉय में घोड़ा छोड़ गए थे और सब इतने खुश हुए कि उसको किले में ले आए। रात को घोड़ा के अंदर से लोग निकले दरवाजा और खुला, पूरा दरवाजा खुला और सेना अंदर आ गई। सर, आपको नहीं लगता ये ट्रोजन हॉर्स है? ट्रोजन हॉर्स कैसे है मैं बताता हूं। उसने एक बात कही है कि अगर मुझे वापस भेजा तो मुझे तो जमीन में गाड़ के जो है आधा अफगानिस्तान वाला ट्रीटमेंट दे दिया जाएगा। उसने ये बात कही है। ये कुछ हद तक सच भी, कुछ हद तक ये सच भी है, क्योंकि पूरा सच है। औरत ने मार दी जाएगी, निश्चित तौर पर मार दी जाएगी। वहां तो जब बेनजीर भुट्टो जो है एकदम कुकुर मतीन जो है दौड़ा के मार दी जाती हैं, तो इनकी औकात क्या है? एक मिनट रोकूंगा, एक मिनट, एक फैक्चुअल चीज के लिए रोकूंगा। कल एक वीडियो पाकिस्तान से आया है जिसमें नकाब लगा के, चेहरा ढक के बाकायदे ये धमकी दी गई है सीमा को कि तुमको हिंदुस्तान की धरती पर ही जिबे कर दिया जाएगा। सीमा ने उस पर रिएक्ट भी किया है। जी, तो सर डिपोर्ट की बात तो भूल जाइए, और अगर हिंदुस्तान की कोई सरकार सीमा गुलाम हैदर रिंद मीणा को डिपोर्ट कर देगी ना, तो एक बार याद है ना, प्याज पे चुनाव हार गई थी सरकार। इस मुद्दे पे हिंदुस्तान इतना मूर्ख समाज है कि इस सरकार को चुनाव हरवा देगा। पता है क्यों? सर, वो प्रेम की प्रतिमूर्ति है और 96% हिंदुस्तान को उसकी एक कहानी पसंद आ रही है। उनको इस बात से कोई मतलब ही नहीं है कि ये ट्रोजन हॉर्स है भाई। सर, नेपाल का बॉर्डर आप तुरंत सील करने जा नहीं रहे हैं, ठीक? और उसने तो बड़ा आसान रास्ता दिखा दिया कि नेपाल आओ, नेपाल से बाय रोड क्रॉस कर जाओ, बाय रोड ऑन फुट क्रॉस कर जाओ और ट्रोजन हॉर्स बन जाओ। हिंदुस्तानी समाज है वो तो ट्रोजन हॉर्स को घर में ले ही आएगा। सर, आज आप बताइए ना, आज जो समाज की प्रतिक्रिया आ रही है
कुछ आप कह रहे हैं ना मीडिया, सर मीडिया को, टीआरपी खोर मीडिया को तो मसाला चाहिए। और अच्छा सर, सीमा जो भी, यार उतना लंबा नाम नहीं लूंगा, सीमा अगर शक्ल सूरत से खूबसूरत ना होती, ऐसे टेढ़े मुंह वाली अजीब सी होती, देसी भाषा में देशज में बात करने वाली होती, हिंदी अंग्रेजी के शब्द न बोलती, उर्दू नफासत से न बोलती, तो आपको लगता है ये टीआरपी इतनी ही देता हमारा भारतीय मीडिया जितनी अब मिल रही है? सर एकता कपूर के सीरियल में जो घरेलू औरतें हैं ना, वो भी पूरा लकदक सज के कांजीवरम सिल्क और 17 लाख का गहना पहन के घर में सब्जी बनाती थी। सर वो भारतीय समाज वैसे ही देखना चाहता है। अगर एकता कपूर अपने सीरियल में बाल बिखराए हुए नाइटी पहन के बेतरतीब औरत को घर में दिखा देती तो वो सीरियल चलते, साउथ बहू के सीरियल नहीं सर। भारतीय समाज चिकनी चुपड़ी खूबसूरत शक्ल को ही देखना चाहता है। सर इस लव स्टोरी में सीमा हैदर की शक्ल बहुत सुंदर है, वो बड़ी लहजे से बोलती है, हिंदुस्तानी समाज को जो चाहिए वो दे रहा है। बिल्कुल ठीक बात। हिंदुस्तानी समाज इसको डिपोर्ट नहीं करने देगा। अब वो उनकी बहू है, वो दूसरी सोनिया गांधी बन जाएगी। अपना घर छोड़ के, अपन घर द्वार बेच के आई लियो, बहू है, मुंह दिखाई दिया हूं, ऐसे कैसे डिपोर्ट कर दोगे ट्रोजन हॉर्स को? बताइए। बिल्कुल बाबा जी, जो देखिए हम लोगों ने जो भी ये अभी तक की चर्चा की, उसमें दो पक्ष, एक पक्ष हमने समाज की बात की जहां पर ज्योति मौर्य और सीमा, इन दोनों के केस को सामने रखा और समाज का दोगलापन किस तरीके से है, सेलेक्टिवनेस कैसे है, इस पर बातचीत की। दूसरे हिस्से में जो हमने बात किया वो प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है। अगर समाज पर सवाल है तो यहाँ पे सिस्टम से कुछ प्रश्न पूछे जाने चाहिए। जो नहीं पूछ रही है, जिम्मेदारी नहीं उठा रही है, पूरा कर रही है स्थापित मीडिया, तो वो भी अपने आप में सवाल है, जो कि सिटीजनशिप से जुड़ा हुआ है, जो कि अवैध इमिग्रेशन से जुड़ा हुआ है, जो कि अदालतों द्वारा उसको बाकायदे अंडरलाइन आपने मान्यता दे दी ना सर, अदालत ने मान्यता दे दी, ये नजीर बनेगी सर। और आगे आने वाले दिनों में अगर इस तरह के उदाहरण और इस ग्राउंड पर जमानत, मैं कहता हूं कि आज की तारीख में अगर कोई भी पाकिस्तानी सिटीजन जो अवैध कागजों के चलते भारत में है, वो जाए और किसी कोर्ट में जाके सरेंडर करे और उसका वकील एक वकालतनामा साथ में लगाए कि जिस आधार पर सीमा गुलाम हैदर उसके 4 बच्चों को जमानत दे दी गई, उसी आधार पर फलाने को भी जमानत दे दी जाए, क्या कर लेंगे आप? बिल्कुल। और क्यों ना आ जाएंगे इस तरह के उदाहरण? बिल्कुल, प्रेसिडेंस तो हो गया, इस तरह के उदाहरण क्यों ना आएंगे सामने? तो इसलिए सरकार को भी, व्यवस्थाओं को भी, तंत्र को भी जितनी जल्दी हो सके इस पर स्थिति क्लियर की जानी चाहिए। मीडिया की जिम्मेदारी है कि उसको इस सवाल को पूछने के लिए आप वहां पर मजमा लगाना चाहिए। और मजमा लगा रही है, ठीक है, आप प्रेम बेच रहे हो, प्रेम बिक रहा है, अच्छी बात है, आप बेचिए, आप दुकानदार हैं, आप खबरों की मंडी हैं, आपको खबर ले लो, ब्रेकिंग ले लो, ब्रेकिंग ले लो, ये करने की आपकी मजबूरी है, आप करिए, लेकिन साथ में जरा हरी मिर्च भी बेच लीजिए ना, तीखे सवाल भी पूछ लीजिए, जो वैलिड पॉइंट है उनको भी पूछ लीजिए। नहीं पूछेंगे तो जिस तरीके से आपकी क्रेडिबिलिटी पिछले 8-9 सालों में जमीन से नीचे कई गुना गिरी है, इसी तरह से आपकी क्रेडिबिलिटी और गिरती जाएगी, आपकी योग्यता पर सवाल उठेंगे। इसलिए हम तो सवाल उठाएंगे सर, और जिस तरीके से ये समाज पर भी अब निर्भर करता है, हमने कार्यक्रम के अपने बातचीत के आधे हिस्से में समाज पर सवाल उठाए कि समाज कहां जा रहा है नैतिक रूप से, और दूसरे हिस्से में हमने व्यवस्था पर सवाल उठाए। तो मुझे उम्मीद है सर, अगर आप कुछ ऐड ऑन करें, नहीं तो फिर हम चर्चा को समाप्त करें। बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों को। 45 मिनट हो गया, बहुत लंबी चर्चा हो गई। मेरे आश्रम में बहुत सारे लोग सामने खड़े होकर मैं